N10 या मेक जैसे टूल को यूज करके आपने टास्क को ऑटोमेट कर लिया, वर्कफ्लोज बना लिए, एआई एजेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। आपने वाइब कोडिंग के नाम पे एंटी ग्रेविटी सीखा, लवेबल सीखा, कर्सर सीखा, और चलो अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी बना लिया, डेटाबेस से इंटीग्रेट भी कर लिया। अरे वाह यार, आपको एमसीपी भी आता है, एआई से काम करवाना जानते हो। लेकिन यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो मार्केट में उतरने के लिए, क्योंकि आप बस जानते हो कि कैसे चीजें क्रिएट की जाए, लेकिन उसका थिंकिंग पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। आपको पैसे किसी चीज को करने के नहीं मिलते, आपको पैसे मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के ही पैसे मिलते हैं जॉब में, किसी भी बिजनेस में। आप खुद का बिजनेस बिल्ड करते हो तो कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता है या सर्विस लेता है, तो वो भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, और आप ये चीज करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 110% कॉन्फिडेंस दिलाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं क्या ऐसी चीज है एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड है आपको सीखने के लिए। अगर आपने ये सीख लिया ना तो टॉप 1% में तो आप ही आ जाओगे। हम लोग क्योंकि इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरा लेके ए से लेके जेड तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाया जो मैं सॉल्व किया हूं इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। लास्ट 5 से 6 महीने पहले मैंने चालू किया था इन बिजनेस के लिए, और इस पे अच्छा खासा मैंने डेवलपमेंट दिखाया है, ऑटोमेट किया है टास्क को, और जितना भी मैनुअल वर्क था वो सारी चीजें हट चुकी है, जिससे बिजनेस अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहा है। सो बिना किसी देरी के एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या क्रिएट किया है। सो गाइज, आप यहां पे देख सकते हो बिजनेस कैसे 9 प्रॉब्लम्स है जो एक्चुअल में मैंने सॉल्व किया है। यहां पे मैंने लिस्ट करके भी रखा है। पहले क्या प्रॉब्लम था इन बिजनेस का उसके ऊपर बात करेंगे, फिर बात करेंगे हमारा कैसा सॉल्यूशन है, ऐसा कौन सा स्किल है जिससे आप टॉप 1% पे आ जाओगे। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के एआई को कैसे बेटर तरीके से यूज करना है, कैसे सोचना है, क्या थिंकिंग पैटर्न रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा एंड टू एंड स्ट्रक्चर बताऊंगा। अगर मैं बात करूं इन बिजनेस के लिए क्या मैंने किया, पूरा सिस्टम मैंने यहां पे लिख रखा है। सारा चीज मैं दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या चीजें हैं। जैसे यहां पे पूरा वर्कफ्लो है, वर्कफ्लो का भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा कैसे आपने मैनेज किया था, सारी चीजें बताऊंगा। बस थोड़ा तसल्ली से बैठ जाओ, थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा बताने में, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करें हम लोग यहां पे कि नाइटमेयर क्या थे हमारे। सबसे पहले कोई सिस्टम नहीं था लीड्स को रिसीव करने का, जैसे कि दे डू नॉट इवन नो लीड्स आर कमिंग इन। तो हमारी जो सेल्स टीम थी उनको पता ही नहीं था कि लीड्स आ रही है एक्चुअली में उनके पास कब आ रही है। सुबह आई तो शाम को कॉल किया, रात को आया तो उन्हें सुबह पता चला अच्छा लीड्स आया, तो 2-3 बार जब अपडेट करते थे तब उन्हें पता चलता था। तो रियल टाइम में जब कॉल नहीं जा पाता था ना, तो उसके कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था बिजनेस में। जो वो लीड था वो किसी कॉम्पिटिटर के पास चले जाता था, कॉम्पिटिटर से बात कर लेता था और लोगों को ढूंढता था जो उनकी हेल्प कर सके। तो देखो कितना बड़ा यहां पे लैग था। फिर उसके बाद हैव टू डाउनलोड लीड्स मैनुअली। जो भी वो थे वेबसाइट से मैनुअली लीड डाउनलोड करते थे, इस कारण ये प्रॉब्लम आता था। वो बताते थे कि इस समय कॉल आया, तो उन्हें रियल टाइम का कोई भी अपडेट नहीं था। फिर उसके बाद हैव टू अपडेट गूगल शीट मैनुअली, तो गूगल शीट पे मैनुअली अपडेट करना पड़ता था, खोलते थे, अरेंज करते थे, फॉर्मेट करते थे, ये भी एक हेडेक था। फिर उसके बाद लीड का जो सोर्स है उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे कि इंस्टाग्राम से आया है, गूगल से आया है और कहां से आया है। कहीं से भी आ सकता है, यूट्यूब से भी आ सकता है, आपका लिंक्डइन से भी आ सकता है, लेकिन आया किस प्लेटफॉर्म से वो चीज ट्रैक नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद नॉट एबल टू मैनेज लीड्स ऑन गूगल शीट एनी मोर ड्यू टू हाई क्वालिटी, हाँ हाई क्वांटिटी ऑफ लीड्स। तो क्वांटिटी जो लीड्स की थी ना, वो क्वांटिटी यहां पे बढ़ चुकी थी। जो लीड्स की क्वांटिटी थी, अब लीड्स की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि गूगल शीट हैंडल ही नहीं कर पा रहा है डेटा को। उसको रिफ्रेश करने जा रहे हैं और या फिर उसमें एनालिटिक्स लगा रहे हैं या फिर कुछ फिल्टर लगा रहे हैं, तो पूरा का पूरा शीट क्रैश कर जा रहा है, उनके लैपटॉप में चल नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। फिर उसके बाद नो प्रॉपर सिस्टम टू डिवाइड द लीड्स प्रॉपरली विद इन द टीम्स। जो टीम था उसमें लीड्स को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। उनके पास ये था कि एक टीम मेंबर को देना है और एक टीम मेंबर को नहीं देना है। कुछ लीड्स जो है, लेट सपोज 2-3 कोर्सेज है इनके, ये जो था इंस्टीट्यूट था तो इनके कोर्सेज है। लेट सपोज एक जो कोर्स है वो अपना वीडियो एडिटिंग के ऊपर, एक है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। एक जो वीडियो एडिटिंग का लीड्स है वो कुछ सेट ऑफ काउंसलर्स को देना है, और जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लीड्स है वो कुछ सेट ऑफ काउंसलर्स को देना है। अब उस केस में ये कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते वीडियो एडिटिंग वाले को ग्राफिक डिजाइनर का दिखे, ग्राफिक डिजाइनर को वीडियो एडिटिंग का दिखे, लेकिन वो एक शीट पे ही मैनेज कर रहे हैं। जो बंदा है जिसको मैनेज करना है, जो हेड में है, लीडर है, उसको मल्टीपल शीट पे मैनेज नहीं करना। अब वो कैसे करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
फिर उसके बाद नॉट एबल टू सेंड द कंफर्मेशन मेल टू स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स उनको कंफर्मेशन मेल नहीं भेज पा रहे थे जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, ठीक है। जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया उन्हें पता ही नहीं चला कि हाँ भाई मेरा लीड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया स्टूडेंट को कि हाँ भाई उसने रजिस्टर किया है या फिर कोई डेमो बुक किया है, तो उन चीज़ों का कोई कंफर्मेशन नहीं था। अब अगर ये भी भेजेंगे तो इनको मैनुअली भेजना पड़ेगा, इनके लिए बहुत हेडेक हो जाएगा। हर एक मोमेंट में कैसे देखेंगे, हर एक 5 मिनट में 10 मिनट में तो देख नहीं सकते कि क्या क्या सबमिशन आया। एक दिन में 1 या 2 बार ये चेक करते थे। फिर उसके बाद नॉट एबल टू पुट प्रॉपर कॉमेंट्स ऑन ऑल फॉलोअप्स, जैसे जितने भी कॉमेंट्स थे वो पुट नहीं कर पा रहे थे फॉलोअप्स के लिए। मतलब कि एक जो लीड है, लीड मतलब कि आप कांटेक्ट करते हो तो हर एक सेल्स टीम के पास लीड होती है। अब वो जो लीड है उस पर वो कॉल करेंगे। अब कॉल करने के बाद नेक्स्ट टाइम क्या बात करना है या फिर नेक्स्ट उसको कब कॉल करना है, ऐसे में 7-8 बार उसको कॉल कर दिया, मुझे 7-8 कॉन्वर्सेशन पूरा याद नहीं है, कब कब मैंने कॉल किया वो याद नहीं है, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल कॉलम्स बनाने पड़ते थे। मतलब लेट सपोज कि मैं आपको बताना चाहूँ कि एक मॉक डेटा यहाँ पे होगा, ई कॉम मॉक डेटा। तो पिछले वीडियो का ये एंटी ग्रेविटी वाला मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें ये जो डेटा था यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है। इस तरीके से ना उनके भी मल्टीपल कॉलम्स थे सेम नाम से, रिमार्क्स करके। अब जैसे यहाँ पे इज रिपीट कस्टमर है, अब इसके जगह राइट में एक और कॉलम हो गया, मान लो यहाँ पे राइट में एक और कॉलम हो गया। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम थे, देखना पड़ता था सारे रोज को, बहुत दिक्कत थी, बहुत केओस था। मतलब इतना केओस मचा हुआ था कि मैं क्या ही बोलूं। तो अभी ना प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन में कूद जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है। आपको पहले प्रॉब्लम समझना है, फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे नॉट एबल टू पुट प्रॉपर कॉमेंट्स ऑन ऑल फॉलोअप्स, ये मैंने देख लिया। नॉट एबल टू एनालाइज द डेटा विजुअली, अब जो डेटा आ रहा है सेल्स टीम ने कितना कॉल किया, क्या उसका बाइफर्केशन था, कितने हॉट लीड्स थे, कितने कोल्ड लीड्स थे, कितने वार्म लीड्स थे, कितने लोगों ने कॉल उठाया, कितने लोगों ने नहीं उठाया, कितने फॉलोअप्स गए, कितने बजे पहला कॉल गया, कितने बजे लास्ट कॉल गया, वो सारी चीजें आप कैसे देखोगे जब आपके पास कोई एनालिटिक्स का डैशबोर्ड ही नहीं है। तो वो एनालिटिक्स का डैशबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी जो चीजें थी ना, वो चीज ये मिस कर रहे थे। तो अगर फ्लो के बारे में बात करूं, पहली बार डिटेक्शन नहीं हो पा रहा था, मैनुअली डाउनलोड करना पड़ रहा था, मैनुअल एंट्री हो रहा था गूगल शीट में, ट्रैक नहीं हो पा रहा था, ओवरलोड बहुत ज्यादा था, केओस मच चुका था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, डॉक्यूमेंटेशन करके हम नहीं रख पा रहे थे और एनालाइज नहीं कर पा रहे थे डेटा को। ये हमारा मेन प्रॉब्लम था। दिस शोज द कंप्लीट मैनुअल हेल, कि मैनुअली कितना ज्यादा हेल हो चुका था। ऐसा यही बिजनेस नहीं, इसके जैसे कितने सारे बिजनेसेस है जिसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं एक्चुअली में। सो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। यहां पे आप देख भी सकते हो। तो आपको इस बैनर से सिंपली ये समझ आ रहा होगा कि भाई हमने जो यूज किया है, यहां पे एनेटन यूज किया है, सुपाबेस यूज किया, कर्सर यूज किया है, यहां पे आपका क्लॉड यूज हुआ है और वर्सल यूज हुआ है। अब इसका क्या क्या रोल है, क्या क्या चीजें हुई है, उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ये मान के चलो हमारे 2 मेन पिलर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। कितने? 2 मेन पिलर्स है आपके। अगर मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लूं तो और बढ़ा लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे 2 मेन पिलर्स है, ठीक है। 2 मेन पिलर्स है। 2 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो, एक जो है हमारा वो है एनेटन, ठीक है, और दूसरा है अपना वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग में बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली इसको हम लोग एनेटन ना बोल के एनेटन, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं आपका वर्क फ्लो, ठीक है। एक है आपका वर्क फ्लो और एक है आपका वाइब कोडिंग। तो वर्क फ्लो बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एनेटन, और वाइब कोडिंग करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं लवेबल, या फिर एंटी ग्रेविटी, या फिर हम लोग कर्सर यूज कर लेते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टूल्स जो आप यूज कर सकते हो। तो इन्हीं टूल्स को यूज करके बनाया। लेकिन बात क्या है ना, हम लोग जो भी चीज करेंगे, सबसे पहली बात तो हमें वेबसाइट चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज के लिए वेबसाइट चाहिए। हमारे केस में क्या हुआ, एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये हमारा एक वेबसाइट है, ये हमारा एनेटन है, और एनेटन के बाद एक और वेबसाइट है। अब ये हमें क्यों लगा, कैसी सारी चीजें काम कर रही है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि हमने एक वेबसाइट बनाया वाइब कोडिंग करके, कंप्लीटली बिना किसी कोडिंग नॉलेज के हमने वाइब कोड किया इसे। सो सबसे पहले क्या था इनका वर्डप्रेस पे था, वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज था। तो वर्डप्रेस पे जो लैंडिंग पेज था एक्चुअली में, उसी पे हम लोग लीड्स वगैरह ला रहे थे, और वहां पे जैसे कस्टमर आते थे एड्स देख के आने के बाद उनको अच्छा लगता था, वो इन्फॉर्मेशन के लिए फिल कर लेते थे, इंक्वायरी करते थे फॉर्म फिलअप करके। अब वो जो डेटा था वर्डप्रेस के अंदर अपने को लॉग इन करना पड़ता था और फिर सबमिशन में जाके डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वाइब कोड करके वेब पेज बनाया। पीछे का इंफॉर्मेशन मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन सामने आप देख सकते हो
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ का। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक और अप्लाई नाउ है। अगर इन दोनों में से किसी बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का पॉपअप देखने मिलेगा, जिस पॉपअप में आप देख सकते हो एंटर योर फुल नेम, एंटर योर फोन नंबर, सेलेक्ट प्रीफर्ड टाइम। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, फोन नंबर और व्हेन शुड वी कॉल यू, आपको इसका मिल जाता है। सो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ फॉर्म फिलअप करने के बाद असल में क्या होगा, आपका ये जो वेबहुक है यहाँ पे आपको डेटा रिसीव होगा। अब देखो वेबहुक क्या चीज़ है, मतलब आप ये मान के चलो अगर मैं N8N का कुछ वर्कफ्लो बना रहा हूँ कि लेट सपोज मैं यहीं पे ही आपका N8N ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये कोई इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मैंने जस्ट ये बना के रखा है और ये भी आपको जस्ट दिखाने के लिए। फ्रंट एंड एक्चुअली में डिफरेंट है, मैंने ब्लर वगैरह कर रखा है, लेकिन तब भी इट्स टोटली डिफरेंट ये जो है, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें ब्लर कर रखी है और ये भी डमी है जस्ट पॉपअप आपको दिखाने के लिए। सो सेलेक्ट प्रीफर्ड टाइम, ये सारी चीज़ों पे अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद ये वेबहुक पे रिसीव होता है। तो वेबहुक पे जो रिसीव होता है वो अपना कैसा दिखेगा, जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे मैं क्लिक करता हूँ तो N8N आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। पहला है N8N आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और वाइब कोडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज स्ट्रांग है, बहुत हद से ज्यादा आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता है, एक एक नोड्स पता है कि N8N में क्या क्या नोड्स होते हैं, आपको ये पता है वाइब कोडिंग में क्या क्या टर्म्स होते हैं, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे यूआई बनाना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डायग्नोस करना है, एक एक एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करना है, कंसोल डॉट लॉग का कैसे यूज करना है, सिक्योरिटी में रोल लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, डेटाबेस कैसे इंटीग्रेट करना है, एमसीपी सर्वर कैसे यूज करना है। अगर ये सारी चीजें आती है तो ये चीज आपके लिए आसान रहेगा। बस आपको थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है और समझना है जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेबहुक बना लेते हैं। तो वेबहुक पे जाते हैं। तो वेबहुक पे जाने के बाद हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट करके एक एपीआई बन गया बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्शन यूआरएल जो है यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे और ये लगा देंगे हम अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। जो वेबसाइट हम लोग वाइब कोड करके बनाएंगे उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे एआई टूल को कि ये जो फॉर्म फिलअप करता है पर्सन, उसके जो सारे डिटेल्स हैं वो इस एंड पॉइंट पे भेज दे। क्या टर्म है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब इस यूआरएल पे सेंड करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस एंड पॉइंट पे आप डेटा सेंड कर दो। तो जो डेटा सेंड होगा वो जेसन फॉर्मेट में सेंड होगा। तो यहां पे जब डेटा सेंड होगा तो वो जेसन फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने ओपन कर रखा है, ये यहाँ पे वेबहुक ओपन है। मैं एक बार इसका डेटा भी चेक कर लेता हूँ। चलो तो मैंने कुछ चीजें चेंज कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं यूटीएम एक्सट्रैक्टर पे जाते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं वो इस तरीके से डेटा यहाँ पे आपको रिसीव होता है जो भी आप वेबसाइट में फिलअप करते हो। तो यहाँ पे पैरम्स है, क्वेरी है, यहाँ पे आईपी एड्रेस अपने को रिसीव हो रहा है, यहाँ पे रेफरल है, पेज का लिंक है जहाँ से आया। तो अभी तो यहाँ पे लोकल होस्ट से भेजा हुआ है ताकि आपको एक्चुअल वेबसाइट का यूआरएल ना दिखे। फॉर्म का नेम है, यहाँ पे पर्पस है, फिर उसके बाद नेम है, आपका फ़ोन नंबर है, फिर यहाँ पे व्हेन टू कॉल है। तो फ़ोन नंबर ऑब्वियसली फेक है, ठीक है, कॉल मत करना। व्हेन टू कॉल आफ्टरनून, फिर कोर्स इंटरेस्टेड, वेबहुक यूआरएल तो नहीं दिखाना है मुझे। सो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। सो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ये जो यूटीएम एक्सट्रैक्टर है ये क्या करता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो नेम, व्हेन टू कॉल ये सब मिल गया। इसके अलावा ईमेल आईडी भी रहेगा। इस फॉर्म में ईमेल आईडी नहीं था क्योंकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के पर्पज से एक डमी इन्हीं के में से जनरेट कर लिया था मैंने आपको दिखाने के लिए, जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए और यूआई वगैरह कुछ भी चीज़ कॉमन ना दिखे। सो इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। सो यहाँ पे वेबहुक पे डेटा आया। वेबहुक पे डेटा आने के बाद अब यहाँ पे देखो यूटीएम एक्सट्रैक्टर बताया है। सो मैं आपको बता दूं कि मैं ना बहुत बढ़िया मार्केटर हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा करोड़ों में बजट हैंडल किया है, रेवेन्यू ला के दिया है ब्रांड्स को, B2B B2C सबके साथ मैंने काम किया है, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है और उनको रेवेन्यू जनरेट करके दिया है एड्स वगैरह के थ्रू। सो एड्स करना, ट्रैक करना, एनालिटिक्स देखना, वो सारी चीज़ें मुझे आती है। तो उसी के बेसिस पे मेरा मार्केटिंग का नॉलेज इतना अच्छा है कि मैं उस तरीके से सोच पाया। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने फील्ड में बहुत ही बढ़िया होना पड़ेगा जिस चीज़ को आप ऑटोमेट कर रहे हो। अगर आप उस फील्ड में बहुत ही बढ़िया नहीं हो तो आपको दिक्कत आने वाली है। एआई से बातचीत करके हो सकती है, मतलब एआई से आप बात करोगे, आप अगर अच्छे नहीं हो तो भी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन लेने के लिए आप मेक श्योर करो आप एचआर फील्ड में ऑटोमेट कर रहे हो, अकाउंटिंग फील्ड में ऑटोमेट कर रहे हो, तो आपको अच्छे से पता हो कि क्या चीजें करनी है। और इनफैक्ट अगर किसी के लिए काम कर रहे हो तो उससे समझ लो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चीज ऑटोमेट करना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो, ठीक है। तो
इट्स लाइक कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है वो देखना पड़ेगा। एआई से पूछो ये चीज मुझे जानना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसके रास्ते क्या है, तो कहीं ना कहीं यूटीएम आ जाएगा। जब आपको सोर्स जानना है कि लीड क्या है, तो अब ये यूटीएम क्या करता है, यूटीएम एक्सट्रैक्टर, यहां पे मैं आपको वो बताता हूं कि यूटीएम एक्सट्रैक्टर क्या करेगा, जो यूआरएल रहेगा उसमें से यूटीएम के बेसिस पे पता करेगा कि ये जो बंदा है वो कहां से आया है। तो मैं आपको समझाता हूं बेसिकली इस वर्कफ्लो का अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं ना बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं एक्चुअली में, क्योंकि आपको आइडिया मिले कि मेरी थिंकिंग किस तरीके की थी, मैंने कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे एक हमारा प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, हमारा प्रॉब्लम था यहाँ पे कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था डेटा रिसीव करने के लिए। ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि लीड का सोर्स क्या है, कांट आइडेंटिफाई वेयर लीड्स कम फ्रॉम। तो हमने क्या किया, हमने यूटीएम बिल्डर, ऐसा अगर मैं लिखूंगा तो गूगल का एक यूटीएम बिल्डर भी रहता है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर। और अगर मैं लिखूं बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, तो बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली लिखने के बाद यहां पे दिख रहा है आपको स्पॉन्सर्ड ऐड। अगर मैं इस पर क्लिक करूं ना, तो कोई भी ऐड रहता है उसमें असल में हम लोग ट्रैकिंग के लिए ना यूटीएम पैरामीटर सेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पेज लोड हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यूटीएम सोर्स क्या है, यूटीएम कैंपेन क्या है, यूटीएम मीडियम क्या है, ऐसे मल्टीपल चीजें होती है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा स्टडी के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से बिल्ड होता है कि आपके कैंपेन का आईडी कौन सा है, यानी कि आपने कौन सा कैंपेन बनाया था एड्स के लिए, किस आईडी से आपको सेल्स आया, क्या सोर्स था, क्या उसका नेम था, क्या उसका टर्म था। ऐसे सारी चीजें हम लोग डायनेमिकली पुश कर सकते हैं कि गूगल से आया, इंस्टाग्राम से आया। तो इस तरीके से मैंने पुट किया था। अब यहां से मुझे क्या पता चल गया कि लीड कहां से आई है, तो डायरेक्ट वेबसाइट से आई है, उसका भी लॉजिक हमने यहाँ पे हैंडल किया था। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूं इस यूटीएम एक्सट्रैक्टर को और रन करके एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो यूटीएम सोर्स मीडियम कैंपेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो हमारा यूआरएल था इसमें कुछ था ही नहीं। ये जो है यूआरएल से डिटेक्ट करता है, जो आपका यूआरएल रहता है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये आपका रहता है पेज लिंक। जो पेज लिंक रहता है ना, जो कोर्स है, इसके आगे ही आपका यूआरएल बन जाता है। जैसे कि मैंने इसको लिया और कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे कुछ बिल्ड करना चाहूँ तो मैं बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक मुझे वैलिड यूआरएल डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं www.must.com/try, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है। और कैंपेन आईडी, कैंपेन वगैरह सारी चीज़ें मुझे डालना पड़ेगा, और डालने के बाद मुझे कैसा यूआरएल मिलेगा, ऐसा मिलेगा .com/?, जो कि क्वेरी है, एक तरीके से पैरामीटर होता है। पैरामीटर सेट हो गया, आईडी यूटीएम सोर्स ऐसे आ जाता है। तो ये मैंने चीज़ें ट्रैक की यहाँ पे, तब जाके ये समझ आया। सो फिर उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ, यूटीएम के बाद आपका फॉर्मेट टाइमिंग हुआ कि टाइम अभी क्या चल रहा है, उसको फॉर्मेट करना था सही तरीके से। फिर कस्टमर के डिटेल्स लिए गए। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कस्टमर के डिटेल्स हमने यहाँ पे लिया है, प्रॉपरली मैप किया है ऊपर से लेके नीचे तक कि क्या क्या चीज़ें, फुल नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमने मैप की प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद हमने नॉर्मलाइज किया कोर्स के सोर्स को कि सामने वाला गूगल एड्स आया, कैसे पता चलेगा, तो गूगल है, गूगल एड्स है, जी एड्स है, इस तरीके के कुछ 3-4 टर्म्स अगर वो इंक्लूडेड है यूटीएम सोर्स या ये सब में, तो वो आपके गूगल एड्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसे सारे पॉसिबिलिटी हमने लिंक्डइन वगैरह के ये कोड नोड में बताया। तो अपने को जावास्क्रिप्ट का कोड नोड भी अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद मर्ज का हमने नोड बनाया था कि जहां से चीजें मर्ज हो जाती है। अब ये मर्ज क्यों करना था, क्योंकि यहाँ पे दो आइटम आ रहे थे, 2 आइटम आ रहे थे, तो एक चीज प्रोसेस कर सकता है N8N, 2 चीज नहीं कर सकता। तो हमने मर्ज किया डेटा को ताकि वो एक हो जाए। फिर उसके बाद सामने वाला क्या कर रहा था, कोर्स अप्लाई कर रहा था, डेमो बुक कर रहा था, ब्रोशर डाउनलोड करना था, कॉन्टैक्ट करना था उसे, या फिर एक और डेमो बुक करना था। तो बुक योर डेमो के ही 2 थे अपने पॉसिबिलिटी। तो उसके हिसाब से हमने किया था, इंक्वायरी था, तो इंक्वायरी करना है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी था, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आई हैव क्रिएटेड इट। तो ये एक स्विच नोड है। स्विच नोड में जो सामने वाला रिस्पॉन्स किया है उसके हिसाब से हम लोग स्विच करेंगे, तो इसका डायरेक्शन बदलेंगे। तो यहाँ पे पासिंग दी सेम जो है वो ये है कि सामने वाले ने इंक्वायरी किया है तो उसको एक ईमेल जाएगा कंफर्मेशन। तो इन सारे लोगों को हमने यहाँ पे ला दिया, सारे एप्लीकेशंस को, और ईमेल भेज दिया। और फिर उसके बाद अगर किसी ने नॉर्मल इंक्वायरी की है तो यहाँ पे हम लोग लाए और इसको फॉर्मेट किए नो ईमेल फॉर्म वाला। एक था अपना जिसको ईमेल भेजना था, एक था जिसको ईमेल नहीं भेजना था, और एक था जिसको ईमेल भेजना था ब्रोशर के लिंक के साथ। तो हमने क्या किया, ब्रोशर डाउनलोड वाले में यहाँ पे पूरा डेटा है ब्रोशर का, मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे ब्रोशर का लिंक जो है डायनेमिकली कोर्स के अकॉर्डिंग फेच होता है, और उस कोर्स का जाता है जो कोर्स सामने वाले ने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे उसको मेल चले जाता है।
फिर उसके बाद यहां पे जो होता है ये तीनों चीजों को अरेंज करता है प्रॉपरली इस कोड नोड में, और ये जो है गूगल शीट पे डाल देता है। जितने भी लीड्स है वो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अब देखो यहां तक गूगल शीट में जाने वाला भी हमने ऑटोमेशन लगा दिया है प्रॉपरली। अब इसके बाद जो यहां पे जाता है, हमने एक सुपरबेस बनाया। सुपरबेस किस लिए? डेटाबेस की तरह काम करता है। मतलब जो भी फॉर्म वगैरह करना है वो डेटाबेस से हम लोग वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। जैसे गूगल शीट में हमने स्टोर कर दिया डेटा, लेकिन वो वेबसाइट से लिंक नहीं हो सकता। लेकिन जो सुपरबेस में हमने स्टोर किया है वो वेबसाइट से लिंक जरूर हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें सुपरबेस का, तो मैं सुपरबेस ओपन करके भी दिखाता हूं एक अपना। तो यहां आप देख सकते हो एक सुपरबेस मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे कितने सारे कॉलम है, ये खैर कोई और डेटा है, लेकिन आप समझ जाओ कि इस तरीके से डेटा स्टोर रहता है। अब ये जो डेटा है मैं वेबसाइट में कॉल कर सकता हूँ, क्वेरी कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन रहता है। ये थोड़ा स्केलेबिलिटी में काम करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग गूगल शीट में ही मैनेज करने जाए तो पहली बात तो वेबसाइट से लिंक नहीं कर सकता, यहाँ से क्वेरी नहीं कर सकते, यहाँ पे एपीआई का लिमिट रहेगा, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन डेटाबेस उसी अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड रहता है। तो अपने वेबसाइट के साथ हम लोग वाइब कोड वाले जो वेबसाइट रहते हैं उसको सुपरबेस से कनेक्ट कर देते हैं। अब सुपरबेस से कनेक्ट करने के बाद इस डेटा को हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए यहां पे भेजते हैं। तो दोनों पे मैं भेज रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको दोनों पे ही भेजा है। ठीक है, तो ये दोनों पे रिसीव हो रहा है अपने को। तो गूगल शीट है जिस पे रिसीव हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, एक प्रॉब्लम ये भी था कि हमारी जो टीम है एक्चुअली में उनको क्या था, अपना ये सिस्टम बना दिया, नो सिस्टम टू नो व्हेन वी हैव रिसीव्ड द लीड्स, ये था। तो यहां पे हमने एक स्लैक बनाया। स्लैक क्या है? बहुत एक प्रोफेशनल तरीका है जहां पे हम लोग अपडेट दे सकते हैं। यानी कि मेरा खुद का जो कंपनी है वहां पे भी हम लोग ऑटोमेशन करके रखे। अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत आती है, वेबसाइट में कोई स्क्रिप्ट फेलियर होता है, या फिर रिफ्रेश होता है, या फिर सर्वर डाउन होता है, तो कुछ भी होता है वो हमें वहां पे पता चल जाता है। और इवन जो एम्प्लॉइज में हमारा ऑफर लेटर जाता है, हमारी जो एचआर रहती है वो ऑफर लेटर सेंड करती है, उसका भी कंफर्मेशन हमें उसी पे मिल जाता है। आप बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूं सेपरेट, लेकिन ऐसा कुछ काम करता है। और यहाँ पे व्हाट्सएप डिसेबल कर रखा है, बीच में व्हाट्सएप भी ऑन कर रखा था। तो ये जो इंक्वायरी रहती है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी जाती है। किसी ने फॉर्म फिलअप किया तो उसको व्हाट्सएप में भी आ जाएगा, यस थैंक यू सो मच फॉर रजिस्टरिंग, या फिर फॉर बुकिंग, थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग डेमो सेशन विद अस। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डेटाबेस पे तो बता ही दिया। तो स्लैक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि यू हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड, तो सेल्स टीम को पता चल जाएगा और वो तुरंत कॉल कर लेंगे कि एक लीड रिसीव हो गया है। तो सिस्टम नहीं था पता चलने का, तो वो सिस्टम आ गया। डाउनलोड नहीं करना पड़ा अब अपने को मैनुअली में, वो ऑटोमेटिक आपको गूगल शीट पे अपडेट होकर मिल जाएगा इसके थ्रू। फिर उसके बाद आपका नॉट एबल टू ट्रैक द लीड सोर्स, तो ये अपना हो गया फिक्स। नॉट एबल टू मैनेज लीड्स ऑन गूगल शीट एनीमोर ड्यू टू हाई क्वांटिटी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सीआरएम है। तो हमने क्या किया फिर इसके बाद, ये ऑटोमेशन तो बना दिया। अब इस ऑटोमेशन को हमने, ये जो सुपरबेस पे हमने डेटा स्टोर करके रखा था, इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए सिंपली मैं अगर बोथ रखूं इसको इंटरफेस और यहां पे दिखाऊं, तो हमने यहां पे एक सीआरएम बनाया। सीआरएम में क्या है, सामने ऐसे टीम्स बना सकते हैं। जैसे एक टीम है यहाँ पे 341 लीड्स है, इस तरीके से मल्टीपल टीम है, किसी में 1000 है, किसी में 1500 है। सो यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे टीम बन रखा है। अभी जो टीम है यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कमेंट में 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल कमेंट्स जो यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये जो कमेंट्स है यहाँ पे क्लिक करेगा सामने वाला बंदा और देख पाएगा कि क्या क्या उससे बातचीत हुई थी, तो वो चीज़ वो पता चल सकता है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आपको स्टार मार्क दिख रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, हिस्ट्री देखना है, एडिट करना है, लीड्स को डिलीट करना है, उसको फॉलोअप सेट करना है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। और इवन डेटा पे आपका कॉल वगैरह क्या गया उसके ऊपर भी यहाँ पे आपके पास डेटा है। जैसे कि लीड रिसीव कब हुआ था और कितने लीड्स रिसीव हुए, तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जैन 1 से फेब 15। तो इस समय में 209 लीड रिसीव हुए एक पर्टिकुलर टीम में, और उस टीम में अपने जो कॉल्स मेड है वो 1523 कॉल्स हुए। कॉल्स का रेंज ठीक है, एवरेज कॉल कितना हुआ एक लीड पे, ऑन एन एवरेज 7.3 कॉल्स हुए। अब देखो ये चीज पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब यहाँ पे एनालाइज होने लग गया। जो अपने को दिक्कत था कि बहुत ज्यादा यार यहाँ पे हाई क्वांटिटी लीड्स है जिससे चल नहीं रहा, अब वो चलने लग गया। यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम आ गया जिसमें हम लोग टीम्स पे मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पे केओस था, अब जो देखो आप यहाँ पे टीम्स मैनेज हो पा रहा है। यहाँ पे टीम्स का ऑप्शन है जहां पे हम लोग स्विच कर सकते हैं, मल्टीपल टीम्स को ऐड कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे टीम मेंबर्स आपको दिखेंगे कि आपको लीडर बनाना है, नॉर्मल मेंबर रखना है, उसका भी आपके पास ऑप्शन है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कंप्लीटली मैंने वाइब कोड करके ही बनाया जिसमें सुपरबेस ये सबका यूज किया है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे बनाया है। बहुत ज्यादा जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया और इन सारी चीजों को लिंक कर दिया। अब देखो पैसे इसके नहीं मिलते कि आपने ऑटोमेट कर दिया, लीड आ गया, लेकिन मैंने कैसे पूरा सिस्टम बनाया, ये बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू वाला सिस्टम था जिसमें बहुत पॉसिबिलिटी, बहुत दिमाग लगा के करना पड़ा। मुझे एक्चुअली बनाने में इसको काफी टाइम लगा था। ये जो सीआरएम है ये सब तो लगभग 4-5 महीने से चल ही रहा है, अभी भी इंप्रूवमेंट इस पे चल रहा है। आपका एक
महीना ऑलमोस्ट लग गया कि यूज कर पाए उतना तक बनाने में। भले वाइब कोड करके था, टेक्निकल नहीं था, मैंने कोई टेक वगैरह बैकग्राउंड से तो हूं नहीं जो मैं कोडिंग करके बना दूंगा, तो वाइब कोड करके कंप्लीटली बनाया, लेकिन दिमाग लगा के बनाया, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा, बहुत एआई को भी प्रोसेसिंग में टाइम लगा, उसमें टेस्ट हुआ, डिबग हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, जो चीज़ था वो रिलायबल नहीं था, तो उन चीज़ों पे काम करना पड़ा एक्चुअली में, इसलिए मुझे टाइम लगा था। फिर नॉट एबल टू सेंड द कंफर्मेशन मेल टू स्टूडेंट्स, तो कंफर्मेशन मेल भी हमने भेजना चालू कर दिया उसके बेसिस में। अब प्रॉपर कमेंट्स वगैरह नहीं डाल पाते थे, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर कमेंट्स डाल पाते हैं। नॉट एबल टू एनालाइज इट विजुअली, तो यहाँ पे देखो विजुअली एनालाइज कर लेते हैं, और ये तो बस ये वाला रिपोर्ट है, ऊपर एक ओवरव्यू रिपोर्ट है, इसके जगह हम लोग डिटेल रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है सीआरएम में, सब मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाओ कि फर्स्ट कॉल कब गया, लास्ट कॉल कब गया, वो भी पता चल रहा है। तो अगर आप इसको डे वाइज करोगे तो डे वाइज ज्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा अगर रेंज में तो बेनिफिशियल नहीं है। तो फर्स्ट कॉल गया था 9:52 मॉर्निंग में, लास्ट कॉल गया था 7:49। अब इसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे इसी सिस्टम में, तो एम्प्लॉय वाइज भी है, जो मतलब टीम मेंबर्स है, उन टीम वाइज कब कॉल गया, जिससे ना अब प्रॉपर ट्रैक कर पा रहा है बिजनेस ओनर है, उसको पता है हाँ भाई ये जो टीम मेंबर है ये इस समय कॉल किया था, फिर इस समय कॉल किया था, उसको पूरा लिस्ट मिल जाता है, यहाँ पे लॉग बना रखा है। तो मैं बहुत डिटेल वे में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सीआरएम बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है जो मैंने बताया है, बहुत ज्यादा लॉग्स वगैरह है। तो बहुत सोच समझ के प्रॉब्लम्स जितने भी थे, सारी चीजों के सॉल्यूशन मैंने इस सिस्टम में अप्लाई कर दिया है। तो मतलब लीड्स आया, लीड्स को एनालाइज करना हो गया, उसको अच्छे तरीके से सोचना, विजुअलाइज करना, सामने वाले को हेल्प करना फिल्टर करने में, उन चीजों को मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो फर्स्ट टाइम कॉल्स, यहाँ पे फॉलोअप कॉल्स कितने हुए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। और यूनिक लीड्स कॉन्टेक्टेड, यूनिक कितने लीड्स थे जिसको कॉन्टेक्ट किया गया, तो वो 337 थे, तो यानी कि पुराने लीड्स भी होंगे, ठीक है। 209 तो रिसीव हुए थे, और 337 यूनिक लीड्स थे जिनको कॉन्टेक्ट किया था, कोई पुराने लीड्स भी थे जिनको कॉल किया गया था, जो नए लीड्स नहीं आए थे, तो वो भी है। एवरेज कॉल पर अटेम्प्ट, तो पर अटेम्प्ट का 4.5 है, ठीक है। तो यार सारी चीज़ें ठीक है, इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये बिल्ड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सिस्टम जो अपना, ये एक ऊपर से वेबसाइट है जहाँ पे सामने वाला फॉर्म फिलअप कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेट है ऑटोमेशन जहाँ पे वर्कफ्लो पूरा रन हो रहा है, जिससे हमारा लीड अपडेट हो जा रहा है और हमें भी अपडेट मिल रहा है कि लीड आ गई है। और फिर उसके बाद अब हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें एक्चुअली में पता चल रहा है कि लीड क्या आई है, उसको अपडेट करना, उसके स्टेटस को मैनेज करना, वो सारी चीज़ हम लोग कर पा रही है। अब ये जो चीज़ था ये जस्ट मुझे पॉसिबिलिटी बताता था कि क्या चीजें हो सकती है। अब आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो, आपके माइंड में कोई भी आइडिया उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बस आपको ये समझना है प्रॉब्लम क्या है और उसको उस अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना है। तो आपका जो है सबसे पहली चीज आपका N8N क्लियर होना चाहिए। आप इसको N8N से करो, N8N वन ऑफ द बेस्ट टूल है, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है। आप इसको एजेंटिक भी बना सकते हो बीच में, और प्लस उसके बाद आपको जो वाइब कोडिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो वाइब कोडिंग आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सो ये दो चीज आप देख के चलो, अगर ये दो चीज आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वाइब कोडिंग के ऊपर, 5 आवर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको आप जरूर से देखो। और इसके बाद डिटेल्ड वीडियो और आने वाला है वाइब कोडिंग के ऊपर। वाइब कोडिंग के ऊपर एक पूरा सीरीज इसके बाद रहेगा, इसका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, 1-2 बाद मॉड्यूल आपका लॉन्च होगा। तो उस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में कि लगभग वो 15 से 20 घंटे का हो सकता है, 15 to 20 आवर्स, जिसमें आपको वाइब कोडिंग का स्क्रैच से बताऊंगा, डेटाबेस कैसे मैनेज करना है, प्रॉम्प्ट कैसे देना है, एक्चुअली में आपको रिपोर्ट्स कैसे, जो रिपोर्ट वाले वेबसाइट है वो कैसे जनरेट करना है, यूआई कैसे डिजाइन करना है, टेस्ट कैसे करना है, मल्टीपल वेरिएशंस कैसे करना है, वो सारी चीजें 15 से 20 घंटे की वीडियो रहेगी। और N8N का भी बहुत डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। तो ये जस्ट स्टार्टिंग था जिसमें आपको मुझे बताना था कि क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें पॉसिबिलिटी। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इसको बहुत समय बाद में देख रहे हो तो इसका मतलब वो लॉन्च हो चुका है, ये जो चल रहा है पैरेलली चल रहा है चीजें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने क्लाइंट का, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सारी चीजें बिल्ड की है, तो मैंने आपको सारा सिस्टम एक्सप्लेन किया। अब ये जो चीज है आपको सीखना है, अच्छी तरीके से मास्टरी करनी है, और फिर उसके बाद मार्केट में आपको उतर के एक्चुअली में क्लाइंट्स क्लोज करने हैं। और पैसे भी आप कमाना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हो, पर उसके पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। आप सोचो जो मैंने चीजें करके बताई, क्या आप ये चीज रेप्लीकेट कर सकते हो खुद से? अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सो बहुत डिटेल्ड वीडियो आपको इसके आगे मिलने वाला है। आप ऑलरेडी जानते हो, आई नो, थोड़ा बहुत एआई के बारे में, N8N के बारे में, वाइब कोडिंग के बारे में। और अगर नहीं जानते हो सो मेक श्योर टू वॉच दिस 5 आवर्स ट्यूटोरियल, जो आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, प्रैक्टिस करते रहो।